रोहन अपने दोस्त राहुल को अपने साथ गोवा के ट्रिप पे ले जाता है। गोवा में मौज मस्ती करते समय राहुल का अपने बॉस का फोन आता है और उसको पता चलता है कि अगले दिन दोपहर को उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। राहुल जब ये बात अपने दोस्त रोहन को बताता है तब रोहन अपने दोस्त को ये सोचकर शराब ज्यादा पिला देता है कि ये उन दोनों की आखिरी रात होगी गोवा में। रात को ज्यादा शराब पी लेने से दोनों दोस्त सुबह में लेट उठते हैं। वो दोनों जल्दी से अपना सामान पैक करते हैं और होटल के रिसेप्शन के पास जाकर पेमेंट करके तुरंत अपनी कार लेकर दोनों गोवा से वापस आने के लिए निकल पड़ते हैं। मैं बोल रहा था कि मुझे मत पिला इतनी ज्यादा। देख अब कितना लेट उठा हूँ, ऑफिस की मीटिंग में भी नहीं पहुँच पाएंगे। आज तो लगता है मेरी जॉब चली जाएगी। तो फिक्र क्यों करता है यार, तेरा दोस्त जब तक तेरे साथ है तब तक तेरा बॉस तुझे कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे तेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था। तू बॉस की तो बात मत ही कर। जब दोस्त ही इतना गंदा मिला है तो उसमें बॉस क्या कर सकता है। तू फिक्र क्यों करता है, तेरे दोस्त को एक शॉर्टकट रास्ता मालूम है, तुझे समय पर पहुंचा दूंगा, फिक्र मत कर। और नहीं पहुंचे ना तो आज मेरी बॉस मेरी क्लास ले लेंगे। रोहन कार को हाईवे के बगल में एक कच्ची सड़क पे मोड़ देता है। कच्ची सड़क के दोनों तरफ घटादार पेड़ पौधे थे और रास्ता एकदम सुनसान था। दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर कार ऐसे ही कच्ची सड़क पे चलती रही और अचानक से राहुल के कान में पेड़ पौधों के बीच से अजीब सी चीख सुनाई पड़ी। वो तुरंत घबरा गया। उसने अपने दोस्त को ये बताने से पहले सोचा कि कल रात को ज्यादा पी ली थी, इसी वजह से उसके सिर में दर्द हो रहा था। शायद उसकी वजह से ये सब उसके साथ हो रहा होगा। तभी बीच रास्ते में कोई औरत कार के आगे आ जाती है और जोर की ब्रेक लगाकर रोहन चीख उठता है। कार एकदम से रुक जाती है। क्या हुआ रोहन? कोई औरत कार के नीचे आ गई यार। क्या? दोनों कुछ सोचे बिना ही कार से बाहर निकल जाते हैं और कार के पीछे की तरफ रास्ते में देखने लगते हैं, लेकिन रास्ते में कोई भी नहीं था। रास्ता एकदम खाली था। किसी को भी नहीं देखकर दोनों ने राहत भरी सांस ली और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब दोनों की आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। दोनों तुरंत कार के अंदर जाकर बैठ गए। अब रास्ता पहले से भी अधिक भयंकर दिखाई पड़ रहा था। क्या तू कभी पहले इस रास्ते से गया है? पहले कभी तो नहीं, लेकिन ये शॉर्टकट के बारे में मैंने सुना था। तू एक दिन मरवाएगा मुझे। तभी उसके कार की खिड़की पे कोई दस्तक सुनाई पड़ती है। दोनों एकदम से डर जाते हैं। रोहन कार की खिड़की का कांच नीचे की ओर करता है तो बाहर खूबसूरत एक लड़की खड़ी होती है। क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट देंगे? मेरे भैया बस थोड़े ही आगे खड़े हैं। दोनों एकदम घबराए हुए थे और दोनों के पास कुछ सोच या समझ पाने का समय नहीं था। इसके बीच रोहन ने सिर्फ अपनी मुंडी हिलाई कि तुरंत वो लड़की कार के अंदर आकर बैठ गई। क्या सच में तुम्हारे भैया आगे खड़े हैं? हाँ, बस थोड़े ही आगे खड़े हैं। ये सुनकर दोनों दोस्त ने एक दूसरे के सामने देखा और सोचा कि चलो कोई तो ये रास्ते पे मिला। एक लड़की ये रास्ते पर नहीं डर रही थी तो हम क्यों डरें? ऐसा सोचकर दोनों फुसफुसाने लगे। मुझे पता है कि आप दोनों क्या सोच रहे हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो। रोहन इतना बोलकर कार के मिरर में देखने लगा तो वो एकदम से चौंक गया। कार चलाते उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक शब्द भी आगे कुछ नहीं बोल पाया। उसने कार के शीशे में उस लड़की का भयानक रूप देख लिया। रोहन तुरंत पीछे मुड़कर उस लड़की को देखने लगा, लेकिन तब वो लड़की पहले जैसी ही थी। रोहन अपने दोस्त को बताने के लिए थोड़ा फुसफुसाया और दोनों ने पीछे मुड़कर लड़की को देखा। तुम्हारे भैया कहाँ हैं? बस अब थोड़ा ही आगे। इतना बोलकर लड़की का चेहरा एकदम सा नीला पड़ने लगा। उसकी आंखें सफेद होने लगी और बाल भी एकदम से बिखर गए। बस आगे ही तुम दोनों को मारने के लिए खड़े हैं। इतना बोलकर लड़की जोर जोर से हंसने लगी। तभी रोहन इतना घबरा गया कि उसके हाथों से कार का कंट्रोल छूट गया और कार जाकर सड़क के बगल में पीपल के पेड़ के साथ टकरा गई। रोहन और राहुल दोनों जल्दी से कार के बाहर निकलकर सड़क पे भागने लगे। उनके पीछे वो लड़की चुड़ैल बनकर भागने लगी। आगे की तरफ सड़क पे
उन दोनों को एक चाय की पटरी वाला दिखाई दिया। दोनों सीधे चाय की पटरी की ओर जाने लगे। तभी पीछे से लड़की बोली, सुनो भैया, उन दोनों को मत छोड़ना, उन दोनों ने मेरे साथ बदतमीजी की है। चाय की पटरी वाला सोनू उसकी बात सुनकर तुरंत अपनी दुकान से एक बड़ी लकड़ी निकालता है और उन दोनों को मारने के लिए बाहर निकलता है और अपना रूप भी बदल लेता है। बहना तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों में से किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। रोहन और राहुल दोनों उससे बचकर सड़क की ओर अपनी जान बचाकर भागने लगे और वो दोनों भूतिया रूप में उसके पीछे भागने लगे। तभी पीछे से तेजी में एक टांगे वाला आया। रोहन और राहुल के पास टांगा रुका। अरे तेजी से दोनों इस टांगे में बैठ जाओ, जल्दी करो। डरे हुए राहुल और रोहन दोनों टांगे में बैठ गए। दोनों की सांसें फूल रही थी। जैसे दोनों टांगे में बैठे कि पीछे वो लड़की और उसका भैया गायब हो गए। वो लड़की और वो लड़का। अब डरो नहीं, वो दोनों ही इस टांगे से डरते हैं। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। थोड़ी देर में एक गांव आ जाता है। गांव को देखकर वो वहीं रुक जाते हैं। अब यहाँ से अपने आप चले जाओ, मुझे किसी और को भी लेने जाना है। दोनों अभी डरे हुए हैं, लेकिन गांव देखकर दोनों ने सुकून भरी सांस ली और दोनों टांगे से उतरकर गांव की ओर भागे। उस टांगे वाले का शुक्रिया करने के लिए दोनों पीछे मुड़े। तब सड़क पे दूर दूर तक कोई टांगे वाला नहीं था। वो दोनों फिर से डर गए और तेजी से गांव की ओर भागने लगे। गांव का एक आदमी उन दोनों को सड़क से तेजी से आते देख चौंक जाता है। राहुल और रोहन भी उसके पास पहुंचकर अपनी सारी बात बताते हैं। राम राम, रामू काका। वो तो रामू काका ही थे जो तुम दोनों को बचा पाए, नहीं तो आज तुम दोनों को वो लड़की और उसका भाई खत्म कर देते। उस गांव के एक आदमी ने बताया कि वो सड़क पे चाय की टपरी वाला और उसकी बहन रहा करते थे। एक दिन दोपहर को लुटेरों ने उन दोनों को मार के सब लूट लिया और दोनों को पीपल के पेड़ पे लटका दिया। तब से वो दोनों अपने बदले की भूख में कई लोगों को मारते आए हैं, लेकिन उनकी चपेट में एक दिन रामू काका भी मर गए। वो उसी सड़क पे हमेशा के लिए अपना टांगा चलाया करते थे, लेकिन उन दोनों के खौफ की वजह से कोई उस सड़क पे नहीं जाता। जब सबका डर दूर करने के लिए रामू काका अपना टांगा लेके गए, तब उसको भी मार दिया। तब से आज तक कोई भी वो रास्ते पे जाता तो रामू काका अपने टांगे में आकर उनकी मदद करते हैं। जब भी कोई गांव वाले को रामू काका दिखते हैं तो वो अपने हाथ जोड़कर राम राम जरूर करता है। आपको भी कहीं सड़क पे रामू काका दिखे तब राम राम जरूर करिएगा। एक शहर में रवि अपनी पत्नी मीनू और 5 साल की बेटी आशी के साथ रहता है। रवि एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है। रवि इस शहर में अभी नया आया है और उसे बाहर का कोई आइडिया नहीं है। शहर के बाहर जंगल में ही घूमने की बहुत सुंदर जगह है। वहाँ एक भूतिया घाटी है। आज शाम को रवि ऑफिस से खुशी खुशी घर आया। अरे क्या हुआ, तुम बड़े चहक रहे हो? आज 2 दिन की छुट्टी मिली है और घूमने की ट्रेन की टिकट भी मिली है। लेकिन मैं घूमने शहर से बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। क्यों, क्या हुआ? इसी शहर में ही एक घाटी है और वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। ये टिकट बेकार जाएंगी। आशी भी बहुत दिन से उस घाटी के पास जाना चाहती है। तुम उस घाटी के पास जाने की बात मत किया करो। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है कि वहाँ मौतें हो जाती हैं और वो भूतिया घाटी है। तुम तो जानते ही हो कि मुझे एडवेंचर कितना अच्छा लगता है। चलो ना, चलकर देखते हैं इसके पीछे क्या है। जब सब कुछ पता है तो जान गंवाने का रिस्क क्यों लेना? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस वहाँ जाना है तो जाना है। मीनू की जिद के आगे रवि भी हार जाता है और अगले दिन जाने की तैयारियां हो जाती हैं। तीनों अगली सुबह अपनी कार से घाटी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन घाटी बिल्कुल सुनसान है, वहाँ कोई नहीं है। देख लो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये जगह सही नहीं है। तुम यहाँ की सुंदरता देख ही नहीं पा रहे हो। देखो ना, कितनी शांति है। शांति नहीं, कहर है। तुम फालतू में ही डर रहे हो और बच्चे को भी डरा रहे हो। अच्छा, मैं डर रहा हूँ तो ये बताओ कि यहाँ एक भी आदमी क्यों नहीं है? सब तुम्हारी तरह होंगे जिनको शांति पसंद नहीं होगी। आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? अच्छा ठीक है, पहले आप फैसला कर लो, तब तक मैं दूर जाकर बैठती हूँ। आशी मम्मी पापा के झगड़े से परेशान होकर दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है। वो दोनों अभी तक झगड़ा कर रहे हैं। तभी उन्हें आशी के चीखने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो आशी पत्थर के साथ ही घाटी में गिर गई है। आशी!
आशी! आशी बेटा, तुम कहाँ हो? दोनों दौड़कर उसी पत्थर के पास आते हैं और उनका भी वहाँ पैर फिसल जाता है। दोनों घाटी में जाकर गिर जाते हैं। दोनों के सिर से खून बह रहा है और दोनों बेहोश हो गए हैं। 1 घंटे बाद मीनू को होश आता है तो वो देखती है कि रवि भी उसके बराबर में बेहोश पड़ा है और आशी का कोई पता नहीं है। रवि, रवि उठो, आशी कहाँ है और हम कहाँ आ गए हैं? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस जगह मत जाओ। अब हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मैंने ही किसी की बात नहीं मानी थी। दोनों आशी को घाटी में खोजते रहते हैं लेकिन आशी का कुछ पता नहीं चलता और शाम हो जाती है। दोनों भूखे प्यासे हैं और थककर घाटी में ही गिर जाते हैं। तभी आशी के चीखने की आवाज आती है। मैंने अभी आशी की चीख सुनी। हाँ, मुझे भी आवाज आई। इसका मतलब हमारी बेटी इसी घाटी में हमारे आसपास ही है। मीनू सामने देखो, वहाँ कोई है। मीनू सामने देखती है तो एक चुड़ैल जिसके बाल बिखरे हैं, दांत बाहर निकले हैं, उसका पूरा मुंह खून से सना है और वहाँ तेज हवाएं चल रही हैं और बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। ये घाटी हमारी है, हम यहाँ किसी को आने नहीं देते। हमारी बेटी हमें वापस कर दो, हम फिर कभी नहीं आएंगे। ये मौत की घाटी है, यहाँ से वापस नहीं जाया जाता। आप हमें जाने दो, हमारी बेटी हमें दे दो। ए चुप, मुझे शोर पसंद नहीं है। मैं शोर करने वालों को हमेशा के लिए सुला देती हूँ। जब मुझे इस घाटी में रात को अकेले आते हुए मारा गया था तब मैं भी बहुत रोई थी। तब सबसे जान की भीख मांगी थी लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। उस छोटी मासूम बच्ची ने क्या बिगाड़ा है आपका? मानव को मारना अब मेरा शौक बन गया है। मुझे इस सब में बहुत मजा आता है। चुड़ैल मीनू और रवि के सामने आशी को मार देती है और मीनू और रवि की भी गर्दन दबाकर हत्या कर देती है। पूरी घाटी चीखों से गूंज उठती है।